Hello friends, good day to all. This is Valia and I'm verified educator at an academy. So friends, ये आप लोग का रिसर्च एप्टीट्यूड का कोर्स चल रहा है जो कि नेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड का 6 यूनिट करा रही हूँ आपका, जिसकी प्रीवियस वीडियोस में हम काफी कवर अप कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैम्पलिंग से क्वेश्चन हर साल आता है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से। सो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि मैं अनअकैडमी पे टेट कैटेगरी में एजुकेटर हूँ, क्योंकि आप लोग का नेट में साइकोलॉजी 3rd यूनिट जो है आपका, उसमें मैंने काफी क्लासेस यहाँ पे ली हुई हैं उसके टॉपिक्स। तो अगर यहाँ पे स्पेशल क्लासेस देखना चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लस कुछ फ्री लेसन भी मैंने डाले हुए हैं जिसके अंदर पर्सनैलिटी, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सब चीजें आपकी उसमें भी आती हैं साइकोलॉजी में। और यह इंटेलिजेंस वाला है, इसके अंदर कॉल बॉक्स वगैरह सब मैंने करा रखा है, थ्योरी ऑफ पियाजे, बाइगॉट्स की, ये सब चीजें आपके नेट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कुछ देखना चाहे तो फ्री लेसन पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड valia.anabe-8118। अगर मेरे फ्री लेसन पे जाने के लिए आपको रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है तो आप एक कोड लगाकर अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। और अगर आप टेट कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप ये कोड लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिलता है। सो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग। टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग में हमारी दो तरह की सैम्पलिंग होती है। एक होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारी 5 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक होती है हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, देन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, देन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो आज हम 3 सैम्पलिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी की 2 सैम्पलिंग्स पढ़ाऊंगी ताकि चीज अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। तो जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें आती है हमारी पर्पजल सैम्पलिंग, मतलब जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी का कोई चांस नहीं है, जिसे हम पर्पसफुली करते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंट सैम्पलिंग, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जहां पे चांसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी के, रैंडम सैम्पलिंग। अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्कीम इज वन इन व्हिच एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज अ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। मतलब एक पॉपुलेशन जो आपने सिलेक्ट की है, अपना सैंपल लिया है रिसर्च के लिए, तो उसमें हर यूनिट, मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हर एक चीज का एक इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। इसलिए प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक्यूरेटली डिटरमाइन की जाती है क्योंकि उसके अंदर बायसनेस नहीं होती किसी भी तरह की। जब आप कोई भी सैंपल सिलेक्ट करना है अपने रिसर्च टॉपिक के लिए तो उसमें आप रेंडमली सिलेक्ट करते हैं, वहां पे कोई भी चीज आप उठा सकते हैं, तो इसमें हर एक का अपना इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, उसके अंदर कोई बायसनेस नहीं होती। सो द रैंडम सैम्पलिंग इज अ सैंपल सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। सो इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि आपको अगर सैम्पलिंग कई बार मैच ऑफ फॉलोइंग में भी एग्जाम में आ जाता है, तो जिसके पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट करने का वो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। इट्स मोर सुटेबल फॉर होमोजीनियस एंड कंपैरेटिवली लार्ज ग्रुप्स। ये सबसे ज्यादा सुटेबल किसके लिए होती है? होमोजीनियस, जिसके अंदर सेम तरह के लोग हो, एक ही तरह की पॉपुलेशन हो, या बड़े ग्रुप्स हो आपके पास, अगर आपको कंपेयर करना है तो उनमें रैंडम सैम्पलिंग सबसे बेस्ट पार्ट होता है, आपका बेस्ट मेथड होता है करने का। रैंडम सैम्पलिंग में हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड आप जानते हैं कि आप बहुत नाम की एक पर्चियां बना लें, फिर आप लॉटरी कर लें, उसमें जो भी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसमें कोई बायसनेस नहीं होगी, चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। यूज ऑफ टेबल ऑफ रैंडम नंबर, आप टेबल बना ले रैंडम नंबर्स की, मतलब आपने ऑड नंबर्स ले लिए कि आपने इस मतलब जो आपने सारे ऑड नंबर्स के पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करना है, या आपको सारे इवन नंबर्स के पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करना है, या हर 5th नंबर को आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह से आप एक टेबल बना सकते हैं रैंडम नंबर की, या फिर एक सिलेक्ट बना सकते हैं एक सीक्वेंशियल लिस्ट की, कि आप एक सीक्वेंस में लिस्ट बना लेंगे, फिर उसमें से आप रैंडमली ले लेंगे अपने सैंपल्स के हिसाब से पॉपुलेशन को। फिर आती है हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक से ही चीज समझ में आ रही की चीज बहुत सिस्टमैटिक वे में जब आपकी चलेगी, दैट मीन्स आप जब सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक बहुत सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं। सो इन द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ओनली द फर्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड रैंडमली। सिर्फ जो पहली यूनिट होगी वो आप रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जो उसकी बाद की यूनिट्स होंगी सैंपल की वो सिलेक्टेड होंगी एक बाय अ फिक्स पीरियड। वो रैंडम सैंपल नहीं कहा जाएगा रियल साइंस में। ये जो मेथड होता है ये मेथड जो तो बहुत इजी होता है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता, लेस इन कॉस्ट होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है अगर आपके पास लार्जर पॉपुलेशन है। मतलब आपको ये डिसाइड कर लिया कि आपने अपनी एक पार्ट जो था, गेस कीजिए, आपने सोचा कि मैं फर्स्ट 10 नंबर्स अपने पॉपुलेशन के लिए ले रही हूँ, जितने भी, अगर आपका रिसर्च टॉपिक है स्कूल के ऊपर सर्वे करने का है, समझे कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो स्कूल के स्टूडेंट से रिलेटेड, अगर आपने सोचा कि ठीक है मैं सेकंड नंबर मतलब हर 10th नंबर के बच्चे को मैं लूंगी, तो फर्स्ट नंबर आपने सिलेक्ट करना पड़ा ना रैंडमली कि ठीक है फर्स्ट 10। अब फर्स्ट 10 में वो कोई भी बच्चा हो सकता है। उसके बाद आपने हर 10 वाले स्टूडेंट को ले लिया, तो आपने फर्स्ट जो था वो आपका फिक्स नंबर था, उसके बाद आपने कोई भी 10th नंबर ले लिया। तो ये आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो गया कि आपने एक सिस्टम में आके काम को किया है,
सिस्टमैटिकली काम को किया, सिस्टमैटिकली सैंपल सिलेक्ट किया है, एंड ऑल द पॉपुलेशन इज अरेंज इन सीरियल ऑर्डर। जितनी भी पॉपुलेशन है वो बहुत सीरियली ऑर्डर में अरेंज करेंगे आप फ्रॉम 1 to n, एंड द साइज ऑफ द सैंपल जो होगा वो भी आपका डिटरमाइन होगा कि आपको अपने सैंपल के लिए कितनी पॉपुलेशन और कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन चाहिए। सैंपल इंटरवल इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन बाय द साइज ऑफ द सैंपल। जो सैंपल इंटरवल होता है वो डिटरमाइन करता है कि किस तरह से आपने अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड किया हुआ है सैंपल के साइज के अकॉर्डिंग, कि आपको जितने भी सैंपल चाहिए, जितनी भी पॉपुलेशन आपको चाहिए, उसके बेसिस पे आपने किस तरह से सैंपल का इंटरवल किया हुआ है, या आपकी पॉपुलेशन किस तरह से आपने डिवाइड की है, ये सब चीजें डिटरमाइन होती हैं। एनी नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट सैम्पलिंग इंटरवल। जब आप पहला सैंपल सिलेक्ट करते हो तो आपको वो रैंडमली सिलेक्ट करना है, उसके बाद के जितने भी सैंपल्स होंगे वो आप उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही पढ़ रहे हैं, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉपुलेशन इज बाइफर्केटेड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि आपको स्ट्रेटास बनाने हैं, मतलब ग्रुप्स में से सब ग्रुप्स बनाने हैं आपको अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉपुलेशन इज बाइफर्केट, मतलब 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना इनटू वेरियस म्यूचुअली। आप क्या चीजें किस बेसिस पे आप बाइफर्केट करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। होमोजीनियस सब ग्रुप्स बनाएंगे आप। होमोजीनियस सब ग्रुप्स मतलब जिसके अंदर स्ट्रेटा के अंदर एक ही तरह के लोग होंगे। आफ्टर दैट अ सब्जेक्ट इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम ईच ग्रुप। उसके बाद आप रैंडमली सिलेक्ट करेंगे एक एक ग्रुप को, एक एक स्ट्रेटा को, विच आर देन कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सैंपल। स्ट्रेटम का मतलब क्या होता है, जो आप सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो 2 पार्ट्स में आप सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटम इज नथिंग बट अ होमोजीनियस सबसेट। मतलब जैसे मैं अगर एक एरिया की पॉपुलेशन के ऊपर सर्वे कर रही हूँ तो मैं एक स्ट्रेटा बनाऊंगी मेल का और एक स्ट्रेटा बनाऊंगी फीमेल का। फिर वो कितनी भी ज्योग्राफिकल एरियाज में ले रही हूँ उनके बेसिस पे मैं जो भी सिलेक्ट करूंगी, मैं सारी फीमेल सिलेक्ट करूंगी इसमें, और इसमें मैं सारी मेल सिलेक्ट करूंगी। जो स्ट्रेटम जो आप बनाएंगे इसको हम स्ट्रेटा बोलते हैं, जो आप स्ट्रेटा बना लेते हो। स्ट्रेटम इज नथिंग बट होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब इसमें एक ही तरह की पॉपुलेशन होगी, सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। एंड व्हेन ऑल द स्ट्रेटम आर टेकन टुगेदर, जब आप सारा स्ट्रेटम ले लोगे, पूरा स्ट्रेटम आप ले लोगे, इट इज नोन एज स्ट्रेटा। इसको हम स्ट्रेटा बोलते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स इन विच पॉपुलेशन इज सेपरेटेड आर, इसके अंदर जो आप पॉपुलेशन को सेपरेट करोगे उसमें किन फैक्टर्स को आप देखोगे। आप एज के बेसिस पे लोगों का डिफरेंस कर सकते हो, जेंडर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। जो आप स्ट्रेटास बनाओगे, जैसे मैंने मेल और फीमेल का स्ट्रेटा बनाया, आप जेंडर के बेसिस पे कि आपने सारे एक जेंडर के लोग ले लिए, एक मेल ले लिया, एक फीमेल ले लिया। आप इनकम के बेसिस पे कर सकते हो, स्ट्रेटास बना सकते हो कि आपने सिर्फ 50,000 से कम वाले इनकम के लोग ले लिए और 50,000 से ज्यादा इनकम के लोग वाले ले लिए। आपने रेस देख ली, आपने रिलीजन के बेसिस पे स्टेटस बना लिए जब आपको सैंपल लेना हुआ। किस किस तरह के सब टाइप्स होते हैं हमारे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। हमारे 2 तरह के सब टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और एक होता है हमारा डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जो हमारा प्रोपोर्शनल मतलब जब आपने बिल्कुल स्टेटस जो बनाए बिल्कुल एक प्रोपोर्शन में जाकर बनाए, जिसके अंदर इक्वल मतलब इक्वल परसेंटेज है सब उसकी। जैसे एलोकेशन आपने इसमें यूज की, आपने एलोकेट किया व्हेन द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। आपने कितने लोगों को, कितने सब्जेक्ट जो आपने लिया स्ट्रेटम बनाने के लिए is based on the percentage of subjects in the population that have the characteristic used to form the stratum। जो भी आप एक स्ट्रेटा ले रहे हो, स्ट्रेटम ले रहे हो, उसके अंदर जो आपने परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट्स लिया है उसी के बेसिस पे आपने अपनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ली है कि आप किस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हो, जिसके ऊपर आप सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो, वो सब चीजें बहुत प्रोपोर्शन में ली हुई है आपने। डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होगा, another sampling procedure is referred, जिसको हम disproportional बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, because the number of the subjects in the sample, जिस पर आप जिसके लिए आप सैंपल बना रहे हो, हर सब ग्रुप में से वो उस परसेंटेज के हिसाब से प्रोपोर्शन नहीं होता। मतलब आपने उसमें आपने इकट्ठा उठा लिया, उसमें प्रोपोर्शन के बेसिस पे आप नहीं उठाते। लेकिन जब आप प्रोपोर्शनल सर्टिफाइड सैम्पलिंग करते हैं, जब आप बिल्कुल एक प्रोपोर्शन में आके जब आप अपने स्ट्रेटास बनाते हैं, तो आपका हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट होती है, प्रोपोर्शन में होती है कि कितने स्ट्रेटास आपने बनाए हैं, किसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है। जितने भी आपने स्ट्रेटास बनाए सबका प्रोपोर्शन, सबकी परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट जो होगा सबका सेम होगा। लेकिन जब आप डिस्प्रोपोर्शनल से तो बहुत चीजें इजीली क्लियर हो रही है ना। प्रोपोर्शनल वे में जब आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर रहे हैं, जो आप हर चीज प्रोपोर्शन में ली हुई है। डिस्प्रोपोर्शन जब आपने चीजों को प्रोपोर्शनली नहीं लिया, आपने इकट्ठी कोई चीज उठा ली, तब आपका डिस्प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर का मतलब होगा जब आपने इकट्ठे क्लस्टर्स उठा लिया। क्लस्टर्स में होमोजीनियस नहीं होगा, क्लस्टर्स होंगे आपके हेट्रोजीनियस। जैसे वहां पर तो हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हमारा होमोजीनियस सैम्पलिंग थी कि हमने एक ही तरह के स्ट्रेटास के अंदर एक ही तरह के लोग लिए हुए थे। लेकिन जब आप क्लस्टर सैम्पलिंग करोगे तो आप इसमें मेल फीमेल दोनों ले लोगे। जैसे उसमें तो हमने स्ट्रेटास के बेसिस पे एरियाज डिवाइड किए थे कि हमने पहले स्ट्रेटास ले ली, फिर हमने देखा कि हमने एक ही एरिया की फीमेल ले ली, एक ही एरिया के हमने मेल ले लिए। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में आप कैसा करोगे, क्लस्टर सैम्पलिंग में आप मेल और फीमेल दोनों को आप एरिया वाइज डिवाइड कर लोगे। आपने एक एरिया के मेल एंड फीमेल ले लिए, एक दूसरे एरिया के आपने इस तरह से मेल एंड फीमेल ले लिए, फिर आप इनका कंपेयर करा के अपना सैंपल डिसाइड कर लोगे। आप ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे यहाँ
separation करोगे stratas में. So the cluster sampling is defined as a sampling technique in which the population is divided into already existing grouping clusters, and then a sample of the cluster is selected randomly from the population. ये आपने randomly select करेंगे population से, and the cluster sampling is where the whole population is divided into clusters or groups. आप एक पूरी population को divide कर लोगे clusters में, groups में. Subsequently a random sample is taken from these clusters. भाई आपने randomly male ले लिया, कुछ randomly female ले लिया, कुछ गिन के नहीं लिया, लेकिन आपने पूरे पूरे clusters बना लिए area wise. Cluster sampling is advantageous for those researchers whose subjects are fragmented over large geographical areas as it saves time and money. जब आप किसी बड़े एरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, किसी बड़ी पॉपुलेशन पर रिसर्च कर रहे हो, आपका पॉपुलेशन साइज बहुत लार्ज है, तब आप सिर्फ ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे आप क्लस्टर्स उठा लोगे और उनके ऊपर आप रिसर्च करोगे. इससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा, क्योंकि अगर आप हर एरिया में जाके हर एक मेल और हर एक फीमेल पे अलग अलग करोगे तो ये आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगी रिसर्च. तो इस कंडीशन में अगर आपके पास पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, आपका ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप एक ही जगह के क्लस्टर्स उठाओगे, फिर एक ही तरह से उनके सब कैरेक्टरिस्टिक को देख के आप रिसर्च करोगे. क्या क्या स्टेजेस आते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग में? द स्टेजेस टू क्लस्टर सैम्पलिंग कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज. फॉर वन बाय वन, चूज क्लस्टर ग्रुपिंग फॉर सैम्पलिंग फ्रेम. पहले आप एक क्लस्टर ग्रुपिंग करेंगे, आप स्ट्रेटास उठा लेंगे, ग्रुप्स उठा लेंगे, सैम्पलिंग फ्रेम बनाएंगे, किस तरह की कंपनी आप लेना चाह रहे हैं, किस तरह के ज्योग्राफिकल रीजन पे आप अपने रिसर्च करना चाह रहे हैं, कितने क्लस्टर्स आप लेंगे वो आप नंबर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सैंपल को यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग. जब आप अपने सैंपल्स को बना लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू क्लस्टर सैम्पलिंग कर लेंगे. सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन एंड आई विश कि ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो और आपको अच्छे से समझ में. कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग.